जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 लेक्चर 72 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज चैप्टर 15 के कंसेप्ट तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इनके चैप्टर 15 के प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है चैप्टर 15 में हमने कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में और फिर MCQs को अटैम्प्ट करेंगे चैप्टर 15 के। स्टार्ट करें डिस्कशन, तैयार हैं? चलिए, आपकी पूरे चैप्टर की एक तरह से रिवीजन हो जाएगी इस लेक्चर में, क्योंकि पूरे चैप्टर के ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन 1, अदील ड्रॉज ए बेयर चेक ऑन 1 जुलाई 2020 टिल व्हाट टाइम होल्डर ऑफ द चेक में गेट कैश। बिल ड्रॉ किया 1 जुलाई को, यानी ये चेक बेयर चेक ड्रॉ किया 1 जुलाई 2020 को, यानी चेक के ऊपर डेट कौन सी लिखी है? 1 जुलाई की, कम जुलाई की। कितने अरसे तक इसकी इनकैशमेंट हो सकती है, पेमेंट हो सकती है? विद इन 6 मंथ्स। तो क्या डेट बनती है? 31 दिसंबर 2020। इस चेक की पेमेंट विद इन 6 मंथ तक कैश करवाई जा सकती है, यानी टिल 31 दिसंबर 2020। क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलिए 2 पे चलते हैं। Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, identify the persons who may cross the check after its issue, and the manner in which it may be crossed. कौन कौन से लोग चेक को क्रॉस कर सकते हैं? 2 लोग। कौन से 2 लोग? कौन से 2 लोग? कौन से 2 लोग? चेक को कौन से लोग क्रॉस कर सकते हैं? चेक को कौन से लोग क्रॉस कर सकते हैं? कौन से? एक होल्डर और एक बैंकर। मैनर क्या है क्रॉसिंग का? होल्डर का मैनर ऑफ क्रॉसिंग क्या है? 3 पॉइंट्स। पहला, इफ चेक इज अनक्रॉस, होल्डर में क्रॉस इज जनरली और स्पेशली। इफ चेक इज जनरली क्रॉस, होल्डर में क्रॉस इज स्पेशली। और तीसरा, इफ ए चेक इज जनरली और स्पेशली क्रॉस, होल्डर में ऐड वर्ड्स नॉट निगोशिएबल। ये तो क्या मैनर ऑफ क्रॉसिंग बाय होल्डर। मैनर ऑफ क्रॉसिंग बाय बैंक क्या है? मैनर ऑफ क्रॉसिंग बाय बैंक के बैंक में क्रॉस इट स्पेशली टू हिमसेल्फ, और दूसरा बैंक में क्रॉस इट स्पेशली अगेन। लेकिन अगेन में आगे बात बड़ी अहम लाजमी लिखनी है, टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन। यानी 2 दफा स्पेशल क्रॉसिंग करेंगे तो चेक फारग है, लेकिन अगर दूसरी स्पेशल क्रॉसिंग की बैंक ने एजेंट फॉर कलेक्शन के लिए तो वो वैलिड होती है। तो 5 पॉइंट क्लियर हो गए। 3 किसके थे और 2 बैंक के। शाबाश, 2 क्लियर। क्वेश्चन 3, साहब पास्ट पेपर की आ रहे हैं, इसका मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें। Under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881, what would be the effect of the words not negotiable on a check crossed generally? Not negotiable वर्ड लिख दे तो इसका इफेक्ट क्या होता है? चेक निगोशिएबल नहीं रहता। ये क्या होता है? पहले बताए क्या नहीं है? 8 वर्ड्स नॉट निगोशिएबल डू नॉट रिस्ट्रिक्ट फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी नॉट निगोशिएबल वर्ड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट स्टिल फर्दर ट्रांसफर हो सकता है, निगोशिएट हो सकता है। हाँ, लेकिन क्या होता है फिर? इट मीन्स दैट होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नेवर ट्रांसफर गुड टाइटल। होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नेवर ट्रांसफर। हालांकि नॉर्मल केस में तो हम पढ़ते हैं होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन ट्रांसफर गुड टाइटल प्रोवाइडेड अदर पार्टी एक्टेड इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन। अगर दूसरी पार्टी ने गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन एक्ट किया हो तो होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन ट्रांसफर गुड टाइटल। ये जनरल रूल है, लेकिन नॉट नेगोशिएबल लिखा हो तो रूल क्या बन जाता है? It does not restrict future transferability, or holder of defective title can never transfer good title. ये 2 पॉइंट्स लिख देंगे। चलिए
फिर इसके बाद 4 अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग ए चेक, आल्सो स्टेट वेदर ए चेक कैन बी क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस। नो, हाँ एक्सेप्शन के तौर पे लिखे ना, लेकिन पहले बताया पर्पस ऑफ क्रॉसिंग चेक क्या होता है। So that payment is not made on counter, rather it is paid into account, bank account, so that pay can be traced easily, ताकि पे को इजीली ट्रेस किया जा सके। यह है पर्पस क्रॉसिंग का। क्या एक चेक मोर देन वंस स्पेशल क्रॉसिंग हो सकती है? यस, ठीक है। ए बैंक कैन क्रॉस स्पेशल क्रॉसिंग अगेन, cross check with special crossing again provided it is crossed specially to agent for collection। अगर एजेंट फॉर कलेक्शन को सेकंड क्रॉसिंग की गई, स्पेशल क्रॉसिंग अगेन की गई तो फिर वैलिड है, लेकिन अगर किसी और बैंक को की गई, एजेंट फॉर कलेक्शन को नहीं किसी और बैंक को, चेक फारग है, वॉइड। तो हो सकती है, इसका जवाब क्या हुआ? स्पेशल क्रॉसिंग मोर देन वंस हो सकती है, लेकिन ओनली टू एजेंट फॉर कलेक्शन। क्वेश्चन 5 चेक इज ड्रॉन पेएबल टू बी आर ऑर्डर, इट इज स्टोलन। चेक था, गुम हो गया, बी इज इंडोर्समेंट इज फोर्स्ड, बी की फोर्स्ड इंडोर्समेंट की गई, फेक साइन किए गए बी के, बैंकर पेज द चेक इन ड्यू कोर्स, इज द बैंकर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी? क्यों डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी? यस, क्यों? क्योंकि पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। क्यों? क्योंकि इंडोजर के साइन फेक है, ड्रॉर के तो ठीक है ना। बैंक के पास किसका साइन का स्पेसिमन होता है? ड्रॉर, अकाउंट होल्डर। वुड इट, तो इसमें क्या मतलब है? लायबिलिटी कोई नहीं है बैंक की, पेमेंट ठीक हो गई। आगे कह रहा है वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ द ड्रॉर सिग्नेचर वर फॉर्ज्ड, अगर इंडोर्सर के नहीं ड्रॉर के सिग्नेचर फॉर्ज किए गए तो फर्क पड़ेगा? यस, फर्क पड़ेगा। अब बैंक लायबल हो जाएगा। अब ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन 5 में कोई प्रॉब्लम? नो। 6 अनम ड्रॉन ए बेरर चेक ऑन हर बैंकर बट लॉस्ट इट बिफोर इनकैशमेंट, अनम ने चेक लिखा लेकिन कैश कराने से पहले गुम हो गया। शी इन्फॉर्म्ड द बैंकर इमीडिएटली द चेक नंबर एंड डिटेल्स, फौरी फोन करके चेक नंबर डिटेल बता दिया। समवन फाउंड दैट बेरर चेक, शुड बैंक पे टू द बेरर ऑफ चेक? क्योंकि इंटीमेशन मिल गई है, ये काउंटर मार्निंग ऑफ चेक इंस्ट्रक्शन मिल गई है, अब बैंक को पेमेंट नहीं कर, अगर बैंक पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। हाँ, अगर फोन ना गया होता, चेक गुम हुआ लेकिन इंस्ट्रक्शंस ना दी होती बैंक को, उस सूरत में बैंक पेमेंट करते तो वो पेमेंट ठीक है, और बैंक को पता ही नहीं गुम हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन इस केस में जो उसने पूछा है, पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, अगर बैंक पेमेंट करता है तो वो ट्रू ओनर को लायबल होगा, अगर बैंक पेमेंट करता है तो ट्रू ओनर को। क्लियर? 7 एक कस्टमर डाइड ऑन 16 मार्च, 16 मार्च को कस्टमर क्या हुआ? इंतकाल कर गया। His legal representative informed the banker of his death on 26 मार्च, बैंक तक इतला कब पहुंची? स्टेट वेदर फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय द बैंकर आर वैलिड। मेरा तो ख्याल है जितने भी चेक थे वो सारे फारग नहीं। चेक इश्यूड बाय कस्टमर इन फरवरी प्रेजेंटेड एंड पेड बिफोर 16 मार्च, डेथ से पहले चेक वैलिड है। उस वक्त तो होने भी चाहिए थे, पता ही नहीं था, अभी जिंदा था, वो जिंदगी में थोड़ी उसको कह देगा नहीं ये मरने वाला है, इसके चेक नहीं, वो खुद आ जाएगा, क्या जिंदगी को मार रहे। चेक इश्यूड बाय कस्टमर इन फरवरी प्रेजेंटेड एंड पेड बिटवीन 16 टू 26 मार्च, डेथ के बाद, तो डेथ के बाद पेमेंट करता रहा बैंक, कैसे वैलिड है? क्योंकि उसको अभी पता तो नहीं चला ना, इंटीमेशन तो नहीं मिली फ्रॉम वो रेवोकेशन अथॉरिटी में क्या लिखा हुआ था? फ्रॉम डेट ऑफ डेथ या फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस ऑफ डेथ टू बैंक, डेट ऑफ नोटिस टू बैंक। तो बैंक को 26 मार्च को पता चला, 16 और 26 के दरमियान में बैंक ने पेमेंट कर दी डेथ के बाद, लेकिन इंटीमेशन से पहले वो वैलिड है। चेक्स इश्यूड बाय कस्टमर इन फरवरी प्रेजेंटेड एंड पेड आफ्टर 26 मार्च, 26 के मार्च पेमेंट नहीं करने, 26 मार्च डेथ की, हालांकि उस बंदे ने खुद मरने से पहले चेक इशू किए हैं,
लेकिन डेथ के बाद जब बैंक को पता चल जाए किसी कस्टमर की डेथ हो गई है, उसके बाद पेमेंट नहीं करते, अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं और फिर जो भी पैसे हैं वो शरई वारसैन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन 7 में कोई प्रॉब्लम? 8 26 नहीं, जिस सेकंड पता चला ना उस सेकंड से पहले पेमेंट किया तो वैलिड है, उसी दिन उस सेकंड के बाद पेमेंट किया तो बैंक लायबल है। स्टेट वेदर बैंक मस्ट रिफ्यूज द पेमेंट इन फॉलोइंग केसेस, बताइए इन केसेस में बैंक को पेमेंट रिफ्यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ए, आजम ड्रॉन ए चेक ऑन एबीसी इन फेवर ऑफ बाबर। आजम हैड क्रॉस चेक स्पेशली ट्वाइस मेंशनिंग द नेम ऑफ XYZ बैंक एंड KLM बैंक। पहले बताइए क्या होल्डर स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है कि सिर्फ बैंक ही करेगा? होल्डर भी स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है, तो स्पेशल क्रॉसिंग कर तो सकता है, तो फिर प्रॉब्लम क्योंकि 2 दफा कर दे, ट्वाइस स्पेशल क्रॉसिंग करेंगे चेक वॉइड हो जाएगा, एक्सेप्ट जब सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग एजेंट फॉर कलेक्शन को की जाए उस सूरत में चेक वॉइड नहीं होगा। तो इस वाले केस में चूंकि 2 बैंक्स को स्पेशल क्रॉसिंग की गई, वॉइड, पेमेंट कैंसिल हो जाएगी, पेमेंट नहीं करेगा बैंक। बी, जाजिर ड्रॉन ए चेक ऑन एबीसी बैंक इन फेवर ऑफ गालिब। He cross-checked specially mentioning the name of XYZ bank. XYZ bank crossed specially again in favor of KLM bank. Who shall collect the amount from ABC bank as agent of XYZ bank? ये इसमें भी स्पेशल क्रॉसिंग 2 दफा की गई है, इसमें भी स्पेशल क्रॉसिंग 2 दफा की गई है। क्या ये वैलिड है कि वॉइड? वैलिड है भाई, ऊपर तो वॉइड कहा था, ऊपर एजेंट फॉर कलेक्शन नहीं था। सेकेंड क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग एजेंट फॉर कलेक्शन के केस में वैलिड है, तो बी की पेमेंट बैंक को रिफ्यूज नहीं करनी चाहिए, ए की पेमेंट रिफ्यूज कर देनी चाहिए, क्योंकि ए में स्पेशल क्रॉसिंग मोर देन वंस है, जबकि बी में स्पेशल क्रॉसिंग भी मोर देन वंस है, लेकिन ये एजेंट फॉर कलेक्शन है, इसकी ज्यादा है। क्लियर? चलिए अब मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, मिलते जुलते नहीं पहले ये साथ साथ निपट गया, तो ये भी तो अभी करना है, अभी करना है। कैन स्टेट वेदर बैंक हैज मेड पेमेंट इन ड्यू कोर्स और इज लायबल टू रीपे टू ट्रू ओनर। आपने बताना है कि क्या बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है या नहीं की। काशिफ गेव ए चेक ऑन ड्रॉन ऑन एबीसी बैंक ऑफ ₹10,000 टू मुनव्वर विद अकाउंट पे क्रॉसिंग। इसका मतलब है मुनव्वर ही ले सकता है, ऐसे अनवर ले सकता है नहीं। Another person named मुनव्वर, दूसरा बंदा जिसका नाम भी मुनव्वर था, having account in XYZ बैंक, किसी दूसरे बैंक में उसका अकाउंट था, stole the check and presented for credit to his account, उसने चोरी किया और अपने बैंक को प्रेजेंट कर दिया। ABC बैंक paid the amount in due course to XYZ बैंक, ABC बैंक ने पेमेंट कर दी XYZ को, यानी इसमें पेइंग बैंक कौन है? ABC। कलेक्टिंग बैंक कौन है? XYZ। मेरा ख्याल है चूंकि चोर के बिहाफ पे कलेक्शन कर रहा है तो वो भी चोर है, XYZ भी चोर है, XYZ बैंक चोर है, XYZ बैंक चोर है कि नहीं? चोर का साथ दे रहा है भाई। मुनव्वर 2 नंबर मुनव्वर ने चेक चोरी किया और जाके बैंक को प्रेजेंट कर दिया और उसके बैंक ने XYZ ने ABC से पेमेंट ले ली एंड क्रेडिटेड द अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ फेक मुनव्वर, 2 नंबर मुनव्वर, हु देन विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट। तो मेरा तो ये ख्याल है कि XYZ और ABC बैंक, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, दोनों ने चोर का चोरी में साथ दिया। XYZ ने अमाउंट कलेक्ट करने में साथ दिया और ABC बैंक ने अमाउंट पे करने में। बताइए पेइंग बैंक लायबल है? नहीं। अगर पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन है, क्या प्रोटेक्शन है? अगर उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया तो वैलिड, और कलेक्टिंग बैंक को भी प्रोटेक्शन है क्या? कि अगर उसने पेमेंट, 3 कंडीशन थी, क्या क्या? एक्टिंग इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस बिफोर कमिंग इनटू हिज हैंड। अब देखिए मुनव्वर है और मुनव्वर ने ही पैसे रिसीव किए हैं,
मुनव्वर है, इसकी जगह पे अनवर पैसे रिसीव कर लेता, हम कहते हैं बैंक की गलती है। लेकिन मुनव्वर को पेबल था, मुनव्वर ने ही चेक चोरी, 2 नंबर मुनव्वर ने चेक चोरी करके पेमेंट करवा ली, तो ये पेमेंट, क्योंकि देखिए टर्म्स एंड कंडीशन और टेनर ऑफ द चेक के मुताबिक पेमेंट हुई ना। चेक के ऊपर लिखा था मुनव्वर को पेमेंट करो, उन्होंने कहा मैं मुनव्वर हूं, मेरा आईडी कार्ड देखो, तो ये पेमेंट वैलिड है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकली इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या नाम क्या मेरे भाई का, मोइज, मोइज भाई आपको सैलरी का चेक मिला, उसके ऊपर लिखा हुआ है मोइज, क्रॉसिंग हुई है, ये कोई दूसरा मोइज भाई भी आपके साथ ही रहता है, क्या करेंगे आप अपने आप को, क्योंकि आपका चेक अगर इसको मिल गया ना, ये अपने बैंक में जमा करवा देगा और पेमेंट मिल जाएगी इसको। हाँ CNIC नंबर लिखते हैं यूनिक। ए क्लियर? हाँ वो अकाउंट पे, हाँ हमने कंसल्ट पढ़ा था, अकाउंट पे का चेक किसी और को पे कर दिया जाए बैंक लायबल है, पढ़ा था। अकाउंट पे का चेक किसी और को पे कर दिया जाए, पढ़ा था ना, लेकिन ये किसी और को पे नहीं हुआ, मुनव्वर को ही हुआ है। अब मुनव्वर ही कोई हो रहा है, ये तो लगा बात है ना, हुआ तो मुनव्वर को ही है, हुआ तो मुनव्वर को ही है। अगर CNIC लिखा था फिर दूसरे मुनव्वर को करता ना, फिर बैंक लायबल था, ठीक है। बी, Adil gave a check drawn on KLM Bank of rupees 10,000 to Kumail with general crossing. Check was stolen by Kamil. कुमाइल और कामिल दोनों अलग हैं, देख लें, ये पहले वाला कुमाइल था, चोरी किसने किया, कामिल ने। एंड ही प्रेजेंटेड, पहली दफा आपने देखा होगा तो समझा होगा एक ही है, बैंक ने भी यही समझा। एंड ही प्रेजेंटेड अ चेक ऑन काउंटर ऑफ KLM बैंक फॉर पेमेंट, KLM पेड द अमाउंट ओवर द काउंटर, पेड द अमाउंट ओवर काउंटर। क्रॉसिंग थे, क्रॉस चेक की पेमेंट ओवर काउंटर कर दें, बैंक लायबल है, बैंक लायबल है ट्रू ओनर को, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्लियर? सी, Adil gave a check drawn on KLM Bank of rupees 10,000 to Kumail with count pay crossing. Check was stolen by Kamil, who concealed the crossing in such a way that the check appeared to have never been crossed. उसने अल्ट्रेशन इस तरीके से की कि पता नहीं चल रहा कि चेक कभी क्रॉस हुआ भी था कि नहीं। Kamil presented the check on counter of KLM Bank for payment. KLM Bank paid the amount over the counter. ये भी तो क्रॉसिंग चेक है, इसकी तो काउंटर पे पेमेंट हुई है, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था वैलिड नहीं है, क्रॉस चेक की पेमेंट हुई थी काउंटर पे, आपने थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था कि वो वैलिड नहीं है, ये क्यों वैलिड है? क्यों वैलिड है? अल्ट्रेशन ही उसने ऐसे की है, ऐसी फनकारी के साथ किया कि पता नहीं चल रहा अल्ट्रेशन हुई है, तो इसमें बैंक लायबल नहीं है, बैंक लायबल नहीं है। डी, Kashif gave a check drawn on ABC Bank of rupees 10,000 to Munawwar with account pay crossing. Another person named Munawwar having account in XYZ Bank stole the check and presented for credit to his account. Then XYZ Bank sent to the check for collection to ABC Bank. ABC Bank paid the amount in due course to XYZ Bank. XYZ Bank credited the amount to the credit of fake Munawwar in good faith and without negligence, who then withdrew the amount from his account. ये तो वही पहले वाले क्वेश्चन, लेकिन पहले वो शायद पूछ रहा था पेइंग बैंक के हवाले से, अब कलेक्टिंग बैंक के हवाले से। क्या पेइंग बैंक लायबल है इस सूरत में? पेइंग बैंक क्यों नहीं लायबल? उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है, मुनव्वर को पे करना था, मुनव्वर को ही कर दिया। कलेक्टिंग बैंक लायबल है क्यों है? विदाउट नेग्लिजेंस उसने भी किया है भाई। क्लियर? बाकी दो कंडीशन भी लिख दें, लेकिन क्वेश्चन में रेलिवेंट सिर्फ यही है, बाकी भी लिख दें। क्या कंडीशन है दोनों? कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन हासिल है ना? क्या कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन हासिल है? किन केसेस में? पहला
He acted in good faith without negligence. He received payment on behalf of customer. Check was already crossed before coming to his side. तो इसमें 2 नंबर मुनव्वर ने अगर चेक लेके कैश करवा लिया, इसका मतलब है अगर चेक किसी एक बंदे के नाम पे है और तो सिमिलर नेम का दूसरा पर्सन उस चेक की पेमेंट ले सकता है। इसमें बैंक्स लायबल नहीं होते, बल्कि नुकसान किसका होता है? उस बंदे का जिसका चेक था। ई Kashif gave a check drawn on ABC Bank of Rupees 10,000 to Munawwar with account pay crossing. Another person named Munawwar having account in XYZ Bank stole the check and presented for credit to his account. XYZ Bank credited the amount to the creditor of Munawwar in good faith and without negligence, who then withdraw the amount from his account. आगे, then XYZ Bank sent the check for collection to ABC Bank. ABC Bank paid the amount in due course. हाँ, इसमें नई चीज क्या है? हाँ, उसने प्रोविजनली पहले ही क्रेडिट कर दिया था। कस्टमर का अकाउंट अगर चेक को क्लियरिंग में भेजने से पहले ही क्रेडिट कर दे, वैसे पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस नहीं है, मैंने नहीं देखी। मैंने पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस कौन सी प्रैक्टिस कि बैंक को क्लियरिंग के लिए चेक दे और बैंक आगे भिजवाने से पहले ही अमाउंट ट्रांसफर कर दे, नहीं। लेकिन बहरहाल लॉ में डिस्कस हुई है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या ये चेक अब बैंक का बन गया? क्या बैंक अब इसका होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया? नहीं, प्रोटेक्शन स्टिल अवेलेबल। ये चेक कभी भी किसका है? मुनव्वर। इसको हम ये कह सकते हैं ई को कि चेक वाज रिसीव्ड बाय बैंक ऑन इट्स ओन बिहाफ। ई में बैंक ने जो चेक आगे भेजा है और कलेक्शन वसूल की है, XYZ बैंक ने चेक ABC को भेजा है और पैसे वसूल किए हैं, क्या ये कलेक्शन उसने अपने बिहाफ पे किया कि कस्टमर के बिहाफ पे? क्यों? कस्टमर को तो पैसे देके वो भगा चुका है। प्रोविजनल, हाँ जी, प्रोटेक्शन स्टिल अवेलेबल। तो इसलिए बैंक लायबल है कोई के नहीं? नहीं लायबल। ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ना पेइंग बैंक लायबल यानी ABC, ना ही कलेक्टिंग बैंक लायबल यानी XYZ। ये क्लियर? F Adil gave a check drawn on KLM Bank of rupees 10,000 to Kumahil with account pay crossing. Check was stolen by Kamil, who concealed the account pay crossing in such a way that the check appeared to have crossed generally only. Kamil presented the check for credit to his account at XYZ Bank. XYZ Bank collected payment from KLM Bank and in good faith without negligence credited to Kalim's account, who then withdrew the amount. Bank liable है विदाउट नेग्लिजेंस, इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस एक्ट किया तो बैंक लायबल नहीं होता। इस केस में बैंक लायबल नहीं। क्लियर? ये 6 केस थे, मिलते जुलते, हर एक में क्रॉसिंग, कामिल, कुमार, थोड़ा थोड़ा फर्क था। अकाउंट पे लिखा होता है ना, उसके पास एक ऐसी इंक आ गई थी, उसने उसके ऊपर इंक को लगाया, वो सारा मिट गया। मिट जाता होता है, मिट जाता। आज से 30 साल पहले एक इंक रिमूवर मार्केट में मिलता 6 रुपये का, मुझे याद है। वो आपके वो गलती हो जाती, वो स्याही चूस लेता था। 30 साल पहले की टेक्नोलॉजी जो कि एक छोटे से स्टूडेंट के पास मौजूद थी। तो आपका क्या हाल है? एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं होती होंगी, तो वो कभी हमने सर्च नहीं किया। एडवांस टेक्नोलॉजी से पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। ठीक है कि चेक में अल्ट्रेशन हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती हैं जिससे अल्ट्रेशन को रिमूव कर दिया जाता है उसमें, जो भी उसमें लिखा। बहरहाल क्वेश्चन 10, लेकिन बैंकिंग सिस्टम ना इसके ऊपर काम करता रहता है, और वो जो इस तरह की चीजें आती हैं ना, तो अपने स्टाफ को अवेयर करते रहते हैं। जिस तरह जाली नोट होते हैं ना, बाजू का इतनी फनकारी से बनाए गए, कुछ तो ऐसे होते हैं जिसको ईद मुबारक लिखा होता है, वो अगर बैंक उसकी कलेक्शन कर दे तो वो तो बैंक लायबल है। लेकिन अगर वो इतने फनकारी से किया गया कि हम पता ही नहीं चलता, तो फिर वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी। लेकिन उसमें बैंकिंग सिस्टम जो है ना, बैंक्स, वो स्टेट बैंक और वो अवेयर करते रहते हैं अपने स्टाफ को कि मार्केट में आजकल ये नया जाली नोट आया है, इसको पहचानने की ये निशानी है। उसी तरह अल्ट्रेशन जो चेक में जिन जिन तरीकों से अल्ट्रेशन हो सकती है, तो बैंकिंग सिस्टम में वो बताते रहते हैं। आप ऐसे रिमूव करके ना ले जाइएगा, पकड़ लेगा बैंक, आपको पहचान लेगा। उसका कलर थोड़ा सा ना वो भी फेड हो जाता है।
बहरहाल क्वेश्चन 10, आबिद हैड काउंट इन PQR बैंक, आबिद वाज एडजुडिकेटेड यानी एडजज्ड, अनाउंस किया गया, डिसाइडेड एज इंसॉल्वेंट ऑन 9 फरवरी एंड इट वाज कम्युनिकेटेड टू PQR बैंक ऑन 10 फरवरी, फ्रॉम विच डेट बैंक शुड रिफ्यूज पेमेंट ऑफ चेक फ्रॉम अकाउंट ऑफ आबिद। 10 फरवरी से रोक देनी चाहिए पेमेंट, 10 फरवरी के बाद पेमेंट नहीं होनी चाहिए, रिसीट भी नहीं, वो काउंट सस्पेंड। MCQs स्टार्ट करें डिस्कशन MCQs की, तैयार हैं? बड़े बड़े मुश्किल MCQs आने वाले हैं, एक्यूरेट भाई जनाब भी तैयार। चलिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज इमीडिएटली पेएबल ऑन डिमांड? चेक, चेक इमीडिएटली पेएबल ऑन डिमांड होता है, बाकी प्रोमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड हो सकता है, प्रोमिसरी नोट टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, प्रोमिसरी नोट पेएबल ऑन ऑर्डर हो सकता है, प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेयर हो सकता है, नहीं हो सकता, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी पेएबल ऑन बेयरर, कैन नॉट बी पेएबल टू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? सी, विच इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज इमीडिएटली पेएबल ऑन डिमांड? ए सॉरी ए चेक, चेक, सी फॉर चेक, सी फॉर चेक, ये कह रहा था मैं, जल्दी ना किया करो समझने में। Second, additions of the word not negotiable to the crossing, restrict transferability, क्यों ये कहां से आया ये? इसका तो मैं भाईजान, इसको तो मैं देखा नहीं कभी क्लास में, ये है कौन? सारे सवालों के गलत जवाब बता रहा है। कहते जी आप हमारी क्लास के स्टूडेंट हो ना, मुझे नहीं लगता। तो नॉट निगोशिएबल वर्ड्स से ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, तो क्या होता है? Makes no difference, does not restrict future transferability of check। ये future transferability को restrict नहीं, not negotiable का word future transferability को restrict नहीं करता, नहीं करता, तो क्या करता है? It does not transfer good title, ठीक है, holder of defective title cannot transfer good title। तो correct option क्या हुई हमारी? C। Third, where a check bears across its face the name of the banker, the crossing is special crossing। शाबाश, अगर किसी बैंकर का, बैंक का मतलब बैंक ही है, बैंक का नाम लिखा हुआ तो वो क्रॉसिंग क्या हो जाती है? स्पेशल क्रॉसिंग। 4, a bill of exchange other than a check cannot be क्रॉस ना प्रॉमिसरी नोट होता है ना बिल ऑफ क्रॉसिंग होती है, तो सिर्फ और सिर्फ चेक की होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बी ना। 5, वेयर ए चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस द वर्ड्स अकाउंट पेई आर अकाउंट पेई ओनली, दोनों का एक ही मतलब है। द क्रॉसिंग इज रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग डज नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्यूचर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ही है? नहीं, शाबाश शाबाश, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग से ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी इंस्ट्रूमेंट मजीद ट्रांसफर नहीं होगा। 6, मिस्टर ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट्स इन द फॉलोइंग टर्म्स, नीचे 4 टर्म्स बताई हुई हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। आपने बताना है कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। पहला, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और ऑर्डर ₹500, वैलिड है, ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। सेकंड, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू मिस्टर बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, एक्नॉलेज, लेकिन आगे टू बी पेड ऑन डिमांड ये भी है, तो पेमेंट की भी बात कर रहा है, इसका मतलब है 1 भी वैलिड 2 भी वैलिड। थर्ड, मिस्टर ए प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी सम ऑफ ₹500 ऑन टेलीफोन, ये टेलीफोन जो है ना, टेलीफोन, इसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसे रिटर्न होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को। 4, आई एम लायबल टू पे टू मिस्टर बी ₹500, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, इंटेंशन टू पे, प्रॉमिस टू पे नहीं है, तो पहले 2 वैलिड है और बाद वाले 2 वैलिड नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए और बी दोनों
नहीं, 1 और 2 जिसमें है, 1 और 2 ए में, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ आई बात? 7 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉसिंग। पहचानने स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, हाँ जनरल, एंड कंपनी लिखा हो या ना लिखा हो, कौन सी क्रॉसिंग? जनरल क्रॉसिंग, ए ऑप्शन, शाबाश। ऑर्डिनरी क्रॉसिंग कोई नहीं होती, वो आपसे इसीलिए कंफ्यूज, उसको कोई और ऑप्शन नहीं मिली होगी, वो उल्टी सीधी सी ऑप्शन पूरी करता है, आपको पता तो है आपको। 8 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉसिंग। बैंक का नाम है, लाइन या लाइन के बगैर, स्पेशल क्रॉसिंग, सी ऑप्शन करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू क्रॉसिंग एंड पेमेंट ऑफ चेक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढे, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, गलत, सही वाली नहीं, गलत वाली ढूंढो। ए कलेक्टिंग और रिसीविंग बैंकर इज वन हु रिसीव्स द पेमेंट ऑफ ए क्रॉस चेक ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। सही है कि गलत? सही, तो ये ढूंढनी नहीं हमने तो गलत ढूंढनी है। बी द प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर इज नॉट अवेलेबल इवन इफ इट क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द चेक बिफोर रिसीविंग पेमेंट देयर ऑफ। इसमें नॉट का लफ्ज निकाल देना तो ये सही बन जाता है। प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर इज अवेलेबल इवन इफ इट क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट विद अमाउंट ऑफ द चेक बिफोर रिसीविंग पेमेंट देयर ऑफ। नॉट का लफ्ज निकाल दें तो ये स्टेटमेंट सही है, तो नॉट का लफ्ज ऐड कर दिया तो गलत होगी। यही तो ढूंढने थे, यही तो उसे वैसे चाहिए था, बाकी स्टेटमेंट भी चेंज करता, उसने डेफिनेशन लगा के उसके नॉट का वर्ड ऐड कर दिया, तो कुछ सेंस नहीं, समझ नहीं आ रही ठीक तरीके से। लेकिन नॉट का वर्ड हमें पता चल गया कि ये अगर निकाल दें तो नॉट का लफ्ज ऐड कर दिया तो बी स्टेटमेंट ढूंढ दे। लेकिन सीखने के लिए देख लेते हैं सी और डी क्यों गलत है। सी वेयर द चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन द बैंकर टू हुम इट इज ड्रॉन शैल रिफ्यूज पेमेंट देयर ऑफ। जब स्पेशल क्रॉसिंग 2 दफा होगी सिवाय एजेंट फॉर कलेक्शन, तो बैंक पेमेंट रिफ्यूज कर देगा, पक्की बात है। 2 दफा स्पेशल क्रॉसिंग को पेमेंट रिफ्यूज, पेमेंट रिफ्यूज किस केस में रिफ्यूज नहीं होती? अगर एजेंट को कलेक्शन, एजेंट फॉर कलेक्शन को दी जाए, ये भी ठीक है। और डी, ये तो आपका फेवरेट आ गया, डी द एडिशन ऑफ द वर्ड इज नॉट नेगोशिएबल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द चेक। नॉट निकालने से ये सही है कि गलत है? सही है। नॉट नेगोशिएबल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्यूचर, हाँ जी, नॉट नेगोशिएबल का वर्ड, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो गलत एक ही स्टेटमेंट थी और वही ढूंढनी थी, वो कौन सी हुई? बी। डी द ड्यूटी एंड अथॉरिटी ऑफ बैंकर टू पे चेक ड्रॉन ऑन हिम बाय हिज कस्टमर आर डिटरमिन्ड बाय काउंटरमांड ऑफ पेमेंट। हाँ, टिक कर दूं फौरी, सारे पर शाबाश। जब ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वगैरह लिखा हो या 1 and 2 बोथ, तो इस तरह के फिर क्वेश्चन में सारे पढ़ने चाहिए, वैसे भी सारे पढ़ लेने चाहिए। नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ, इसमें भी बैंक अथॉरिटी रिवोक हो जाती है। नोटिस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द कस्टमर एज एन इंसॉल्वेंट, बिल्कुल इंसॉल्वेंसी के केस में, डेथ के केस में, काउंटरमांड ऑफ पेमेंट के केस में, तीनों के केस में अथॉरिटी रिवोक हो जाती है बैंकर की, यानी बैंक पे नहीं करेगा अब। तो सही, तो फिर सही ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, क्या करूं? डी को करते हैं, ठीक, सारे लगा दें। जब ए भी ठीक हो, बी भी ठीक हो, सी भी ठीक हो, तो ठीक कौन सा होता है असल में? डी, डी ऑप्शन। खत्म, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर, जल्दी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो चैप्टर 15 इंशाल्लाह ईद के बाद जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।